हमारा टॉपिक चल रहा है जो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, दैट इज़ अपील। और अपील के बाद दो रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद हैं, एक रिवीजन और एक रिव्यू। मैंने इसको डिटेल में पहले आपको बता दिया हुआ है कि रिव्यू कहाँ होता है और रिवीजन कहाँ होती है, लेकिन आज हम इसको बाकायदा देख भी लेते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और तीसरी चीज़ जो लास्ट आपके पास है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन, जिसको हम इजरा कहते हैं। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस हद तक है, ये 36 से 74 ये सेक्शंस हैं और ऑर्डर आपका 21 है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकली भी। थ्योरेटिकली बहुत ही कम पूछा जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आ जाए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ इसको अगर छोड़ के भी आप बाकी चीज़ें कर लें तो वो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसके बिना तो प्रैक्टिस है ही नहीं। ठीक है ना, सारा कुछ ही है। इसमें से कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसको हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इन तीनों चीज़ों को आज कर लेते हैं, ताकि आपका ये जो सिलेबस है CPC ऑलमोस्ट वो आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। आप 114 निकालिएगा, जिसको हमने कहा कि ये है रिव्यू। सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड। और कोई शख्स खुद को अग्रीव्ड समझता है तो वो क्या करेगा, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोड बट फॉर विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। पहली बात कर रहा है कि अब जिसकी अपील दी गई थी वो अपील कर नहीं सका। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो अपना यहाँ पे रिव्यू कर सकता है, रिव्यू के लिए जा सकता है। दूसरी बात, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोड, और जिसकी अपील दी ना गई हो तो उसकी सूरत में कर सकता है, मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिक्री आर मेड द ऑर्डर एंड द कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर देयर अपॉन एज इट थिंक्स फिट। Notwithstanding, nothing contained in section 1 shall apply to a review of any judgment pronounced or any order made by Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट पे ये रिव्यू नहीं होता, उनका अपना 188 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ रिव्यू होता है। ये रिव्यू वो वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया, सिंपल उसने कहा ये है। अब इसको डिटेल ऑर्डर 47 में बताएगा। 47 पे आइएगा। जी, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ, ये सेम डिटो वही छापा है यहाँ पे उसने, और कुछ नहीं। क्या कहा है इसके अंदर, उसने कहा ये कि एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस। कहा उसने कहा जहाँ मैटर ऑफ एविडेंस, नई कोई एविडेंस आ जाए, या विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made। ये मैंने सारी बातें पहले बताई हुई हैं। ठीक है, उसने कहा उस वक्त या तो वो थी नहीं, अगर थी तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था जिस वक्त जजमेंट या डिक्री आई थी या वो ऑर्डर हुआ था। अब उसके पास सफिशेंट है एविडेंस तो वो लाना चाहता है। फिर और ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये हमने कहा कि वो एरर जो कि फ्लोट हो रहा हो, एरर पे हम कहते हैं पंजाबी में जेड़ा बंदे नू अन्नू भी नज़र आ रहा हो। ठीक है, कि यहाँ गलती है, तो ऐसी सूरत में रिव्यू किया जा सकता है। और फॉर एनी अदर सफिशेंट रीज़न डिज़ायर टू obtain a review of the decree passed or order made against him may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order। अपील कल पढ़ रहे थे,
वो अपील कर रहा था कहाँ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ वो कह रहा है जिसने डिग्री पास की उसी को, सेम कोर्ट की बात कर रहा है, रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, तो इसीलिए वहाँ पे आ रहा है। फिर इसको नज़रसानी कहते हैं, क्या कहते हैं, नज़रसानी, और रिवीजन को निगरानी, ठीक है। A party who is not appearing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant or applicant, or when being respondent he can represent to the appellate court to case on which the, साफ ज़ाहिर है जिसकी अपील हुई है फिर वो रिव्यू में क्यों आएगा, रिव्यू के लिए वो उसका रिव्यू एक्सेप्टेड भी ना, क्योंकि उसी ग्राउंड पे इसी अपील में किसी दूसरी पार्टी ने, सारी पार्टियां वहाँ मौजूद हैं, आपको पार्टी भी बनाया हुआ है, तो अपील हुई तो आप रिव्यू में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि वो जहाँ पे अब कोई पार्टी भी है डिक्री के अंदर अगर वो रिव्यू करे तो रिव्यू अगर तो वहाँ पे कॉमन है तो फिर तो रहने दो, लेकिन अगर ऐसा एरर कोई है, कोशिश वो सही कर सकता है तो इसके बावजूद वो कर सकता है, ठीक है। फिर ऐसी सूरत एट द सेम टाइम एक की रेमेडी ली जाती है, ये बात करने की एक्चुअली वो कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम आप सारी रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं कर सकते, आपके पास रेमेडी अगर और कोई है तो वो अवेल करें। अपील उसने पहले वर्ड में ही कहा, बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड। पहले ए के अंदर ही उसने यही बताया, जब 1 का ए पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही बताया, ठीक है। अपील की थी बट नहीं कर सका, ठीक है। और इसी तरह नो अपील ही थी नहीं, लेकिन अगर अपील थी किसी ने कर ली है तो ऐसी सूरत में वहाँ पे गया हुआ है, तो वो वही कह रहा है कि पेंडेंसी ऑफ अपील है लेकिन एक्सेप्ट इन द ग्राउंड, वजह वो हो कि ग्राउंड अगर कॉमन उसके अंदर भी है इसके अंदर तो फिर नहीं, अदरवाइज वो ले लेगा। अगर कॉमन ग्राउंड इस ग्राउंड पे अपील नहीं हुई तो फिर तो वो रिव्यू करके सर जी यार नाम ठीक कर दे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर ये ग्राउंड नहीं है और अपील हुई है तो फिर वहाँ जाएंगे, यहाँ क्या करने आएंगे। फिर तो हो देखिए एक रेमेडी मौजूद है आपके पास, आपके सही करने से हो सकती है, तो मैं अपीलेट कोर्ट में क्यों जाके उसको ठीक करवाऊँ। आप चले गए हो ना, आप चले गए हो, मैं अभी आपको एक शेयर करता हूँ, ये 4 दिन पहले या 2 दिन पहले एक हेबियस की हुई थी हमारे ख़िलाफ़ किसी ने, ठीक है, 491 हाई कोर्ट में। तो वो बच्ची प्रोड्यूस करवा दी हमने हाई कोर्ट के सामने, उसने बयान दे दिया। अब जब हाई कोर्ट में बयान हो गया, फैसला हो गया कि अब बच्ची जिधर जाना चाहती चली जाए, वो चली गई। आज अब मैंने ऑर्डर टेस्टेड कॉपी अप्लाई कर दी, आज कॉपी आ गई। अब उस बच्ची का नाम उसके अंदर ईमान जावेद था, पटिशन के अंदर भी वही है। जब उसको प्रोड्यूस किया गया है, पहले पैरे में लिखता है ईमान जावेद को प्रोड्यूस डेटिन्यू आई, अगले पैरे में कह रहा है ईमान फातिमा आके स्टेट ये करती है, और आखिरी पैरे में ईमान फातमल जो है वो किसी के साथ चली गई, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है। तो अब ये क्या है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं प्रोड्यूस करके दिखा भी सकता हूँ, एक ही ऑर्डर, और वो शॉर्ट ऑर्डर है, लॉन्ग भी नहीं है। एक ही बंदी का 3 दफ़ा नाम है, तीनों दफ़ा चेंज है। एक तो ईमान जावेद, ईमान फातिमा और इमाम फातमल। आल्दो के फातमल जो है वो आपका समझ लो क्लरिकल मिस्टेक है, एल आगे आ गया, ठीक है, लेकिन फातिमा तो कहीं बनता ही नहीं है, किसी जगह लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर मैं इसकी अपील करूं, मैं हाई कोर्ट से चला जाऊं, डीबी में सुप्रीम कोर्ट जाऊं, जी जनाब है ठीक करो। नहीं, ये तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना कि मैंने ये कहा कि अगर कोई पार्टी हाई सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का मैं इतना वेला बैठा हूं कि तुम्हारा ये एरर ठीक करूं, बाकी काम भी तो नहीं करना ना, यही तो वजह है। वो कहता है मैं इसलिए नहीं बैठा कि आपके एरर्स ठीक करता फिरूं, ठीक है, खुद जाके सही करवा लो, जब आपको एक रेमेडी नीचे दी हुई तो ठीक करवा लो। यही बात है ना। अब आपके पास एक फॉर्म, एक रेमेडी अवेलेबल आपके पास है, आप वहाँ पे अवेल करें। उसके बाद वो जो कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ आल्दो बहुत काम करती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी
उनके पास टाइम नहीं है, रश ऑफ वर्क बहुत है, ठीक है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। 2015 की अपील्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, 2008 की पड़ी हुई हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हो रही, लेकिन खैर अभी इन्होंने काफ़ी सारी डीबीज बनाई हैं, 2008, 9, 11, 12 तक आ गए हैं, अगली शायद आ जाएं, अगलों की बारी भी। खैर तो ऐसी सूरत हाल है वो, ठीक है ना। जहाँ नीचे काम हो सकता है फिर ऊपर वाले के पास मैंने क्यों जाना, ठीक है। अगर वो ऊपर ही चले गए हैं, अपील हो गई है, बाकी क्वेश्चन है जिसको वो सुन सकता है, तो ये साथ ही अगर हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस अपील ही इसीलिए करेंगे जनाब गलती सही करके दे, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ वही ये तो आपकी बात मुझे समझ आ रही है। हाँ। कि अगर बात ही ये है स्पेसिफिकली कि अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है तो डेफिनेटली वो लॉयर फोरम पे ही जाएंगे, अपील में तो नहीं चले जाएंगे। मैं इसके अलावा किसी ऑब्जेक्शन की बात करूं, कैडी कोई भी अनदर, जैसे कैसे कोई भी सफिशिएंट काज, अनदर सफिशिएंट काज, न्यू एविडेंस, उसके लिए तो उसने कहा अपील है, अपील उसने प्रेफर करनी थी, अपील कर लेता, अपील नहीं की तो रिव्यू में आ रहे हैं ना। पहला एक ग्राउंड ही मैंने यही, उस वो किताब भी यही बता रही है कि अपील नहीं की, यही कह रही है ना। तीसरे के अंदर आके ये कह रहा है कि अगर उनमें से किसी एक पार्टी अग्रीव थी, वो अपील में चली गई है, तो आप फिर रिव्यू में क्यों आ रहे हैं। आप अगर वो उसको ठीक करवाना है, अगर ग्राउंड वो नहीं अपील के, तो फिर आप रिव्यू में उसको ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। टू होम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में बी मेड, ये हमने पढ़ लिया। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट अपॉन सब रूल 2 पढ़ रहा हूँ जी। ये लाहौर हाई कोर्ट अमेंडमेंट लगा है नहीं जी, वो तो 3 है मेरा ख्याल है। रूल 4 आफ्टर सब रूल 2 द फॉलोइंग सब रूल 3 शैल बी एडेड। ये 2 इसमें तो नहीं है, मुझे ये दे दे, मैं ये पढ़ लेता हूँ। है आप लोगों के पास ये 2 लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है? ये पता नहीं कौन सी किताब लेके आए हमें जी। टू होम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में बी मेड an application for review of decree or order of court not being high court upon some ground other than the discovery of such new or important matter। सर आप रूल 2 पढ़े हैं? रूल 2 सर रूल 1 का सब रूल 3 यहाँ पे तो 2 ही लिखा हुआ है, 3 तो है ही नहीं। ये 2 ही है, 3 नहीं है। वो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो चीज़ें ओमिट कर दी हैं, कुछ चीज़ें ना आपके पास, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो 2 चीज़ें ऐड आ गई हैं तो उनको बड़ा वो भी कर ले, अप टू डेट भी किताबें रखें, ठीक है। सब रूल 3 नहीं कहा, ओमिट हो गया। सब रूल 3 है, सब रूल 3 है 2 का। सब रूल 3 आगे उन्होंने नो एप्लीकेशन जो आप कह रही हैं वो जहाँ से, हाँ वो है इसका, लेकिन इससे पहले वो 2 दे रहा है। कहता है ऑर्डर 47 in rule 4 after the sub rule 2 the following sub rule 3 shall be added। 4 के बाद ये 3 ऐड हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है an application for review of a decree or order of a court not being a high court upon some ground other than the discovery of such new or important matter or evidence as is referred in rule 1, जैसे उसने बता दिया था। और एक्सरसाइज ऑफ क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक, ये जैसे मैंने उस दिन बताई, और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द डिक्री शैल बी मेड ओनली टू द जज हु पास द डिक्री और मेड द order sought to be reviewed, but any such application may, if the judge who passed the decree is made the order has ordered notice to issue under sub rule 4, sub rule 2, proviso 1, be disposed of by his successor। सिंपल सी बात है, वो चेंज हो गया तो उसका सक्सेसर आके कर सकता है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू द प्रोविजंस एज टू फॉर्म ऑफ रेफरिंग अपील शैल अप्लाई। वो जैसे अपील लिखी जाती है वैसे ही रिव्यू लिखा जाता है। एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड where it appeared to the court that there is not sufficient ground for a review, it shall reject the application। वो इसको रिजेक्ट कर देता है। एप्लीकेशन where granted, वहाँ तो रिजेक्शन जहाँ ग्रांट की गई, where the court is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same। किन ग्राउंड्स पे?
provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party। पहली बात है कि वो opposite party को notice देंगे। फिर to enable him to appear and be heard in the sport of decree or order a review of which is applied for। उसको notice देके उसको कागज सुना जाएगा। and no such application shall be granted on the ground of discovery or no matter of evidence which the applicant alleged was not within his knowledge or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made without strict proof of such allegation। पहले उसको साबित कर, कहता मेरे पास अब एविडेंस उस वक्त नहीं थी, कहते पहले ये साबित कर कि उस वक्त कैसे नहीं थी। वो जो एलेज कर रहे हो कि उस वक्त तुम ला नहीं सके, अब ले आ रहे हो, तो बताओ उस वक्त कैसे नहीं थी, उसका सबूत मांगेंगे। फिर नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द पर्सन सीकिंग रिव्यू फर्निशेस कैश सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत चीज़ें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिकली भी मैंने देखा। पिछले दिनों हमारे ख़िलाफ़ एक रिव्यू आया और वो चल रहा था कोई पिछले 6 महीने साल से, तो मेरे पास केस आया, तो मैंने सिर्फ इसी ग्राउंड पे वो उनका रिव्यू खारिज करवा दिया कि उन्होंने डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं करवाई थी, सिक्योरिटी 5,000 रुपये। तो ये वो बात है सिक्योरिटी, हाँ ₹5,000। द सिक्योरिटी शैल बी स्टैंड forfeited if the review petition is dismissed and the initial stage without notice to the opposite party। The amount deposit as security shall be paid to the opposite party if the review petition is dismissed after being contested। अगर इनिशियल स्टेज पे है तो बकारे सरकार जब्त होगी, अगर कंटेस्ट होने के बाद वो रिव्यू उनका डिसमिस होता है तो फिर ऑपोजिट पार्टी को 5,000 दिया जाता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शैल नॉट अप्लाई वेयर द एप्लीकांट सीक रिव्यू इज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और पॉपर। ये बातें वो पहले ही फुकरा है, तो फिर इस सूरत से ये नहीं होगा। ऐसी सूरत में नंबर 5 एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंटेस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस। मेरा ख्याल ये इसमें है, देखते रहिएगा, बताते रहिएगा कि जहाँ पे ना हो। Where the judge or judges or any one of the judge who passed the decree or made the order, a review of which is applied for, continues or continued attached to the court at the time when the application for a review is presented and is not or not provided by absence of other cause for the period of 6 months next after the application for the considering the decree or order to which the application refers। Such judge or judges or any of them shall hear the application and no other judge or judges the court shall hear the same। वो कहता है अगर ज़्यादा थे, अगर एक मौजूद नहीं है तो 6 महीने तक वेट करो, दूसरा आता है तो नहीं तो फिर इसको डिसाइड करो। भाई डीबी ने सुना था, उसी ने रिव्यू करना है, तो रिव्यू के लिए कब तक उसका वेट करें? 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर लो, ठीक है, नहीं तो उसका फैसला कर दो। फिर एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड, ये अगेन तो नहीं आ गया, 6 है आपके पास, 6 ठीक है। कहता है जी वेयर द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू हर्ड बाय मोर देन 1 जजेस एंड द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अब इसके अंदर देखिएगा, अपील अगर हुई थी 50-50 तो रेफरी जज आया था, ठीक है, लेकिन अगर रेफरी जज नहीं है, अगर इक्वली है तो फिर क्या कह रहे हैं, समझी जाएगी रिजेक्ट। वेयर देयर इज अ मेजोरिटी द डिसीजन शैल बी अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। तो ये अपील में और इसमें फ़र्क इसीलिए है। फिर ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल, अपीलेबल ऑब्जेक्शन टू अदर ग्रांटिंग एप्लीकेशन। एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल नॉट बी अपीलेबल बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन मे बी ऑब्जेक्टेड टू ऑन द ग्राउंड दैट द एप्लीकेशन वॉज। अगर तो रिजेक्ट हो गया तो वो अपीलेबल नहीं, अगर हो गया तो फिर किस सूरत में उसको किया जा सकता है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल 2। रूल 2 की कॉन्ट्रावेंशन हुई। रूल 2 में क्या था कि किसको देनी है और किस वजह से देनी है, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से, और फिर भी खारिज करता है। फिर 4 की बिना पर रिजेक्ट कर दिया उसने, किस लिए कि उसने कहा कि जनाब सफिशेंट ग्राउंड ही कोई नहीं है और उसने या तो फिर ग्रांट करनी है, तो किस सूरत में, ये 4 की बात कर रहा है। आर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और रिव्यू का लिमिटेशन उसने गालबन 90 डेज़ बताया हुआ है
इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। रिव्यू का वैसे कहते हैं रिव्यू का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन उसके अंदर 90 दिन बताया गया है, ठीक है। इसको फिर अगेन करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको रूल भी वो उसका आर्टिकल भी बता दूंगा किसके अंदर ये लिमिटेशन के पीछे आर्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर तो ऐसी सूरत है तो फिर एप्लीकेशन इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सब्जेक्शन में बी टेकन एट वंस बाय एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन और इन एनी अपील फ्रॉम द फाइनल डिक्री और ऑर्डर पास इन मेड इन द सूट। तो ऐसी सूरत में आप इसकी अपील कर सकते हैं। अगर आपकी 2, 4 या लिमिटेशन पे है और आपको वो कह रहे हैं जी नहीं सुनना हमने, तो फिर वो अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज वो अपील नहीं कर सकते। वेयर द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ द एप्लीकांट टू अपीयर, ये वही अपील वाली बात। He may apply for an order to have the rejected application restored to the file, and where it is proved to the satisfaction of court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when such application was called on for hearing, the court shall order it to be restored to the file upon such terms as to the cost or otherwise things fit, and shall appoint a day for hearing the same। वही अगर आपका डिसमिस हो जाता है रिस्टोर हो जाएगा। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर रूल 2 अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड, ये तो यूनिवर्सल रूल है कि दूसरे को सुन के करना है। रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ग्रांटेड एंड ऑर्डर फॉर री हियरिंग, अगर तो उसने ग्रांट कर दिया तो रजिस्टर, इसका भी एक रजिस्टर होगा। व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज ग्रांटेड अ नोट देयरऑन शैल बी मेड इन द रजिस्टर एंड द कोर्ट मे एट वंस रीहियर द केस और मेक सच ऑर्डर इन रिगार्ड टू द rehearing as it thinks fit। and bar of certain applications, no application to review an order made on an application for review or decree order passed or made on a review shall be entertained। review पे review नहीं होगा। and nothing in this order shall be apply any judgment pronounced or made by supreme court पे ये apply नहीं होता। अब इसके अंदर वो कह रहा है रूल रिव्यू पे रिव्यू नहीं होता। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, रिव्यू आपका ख़त्म हो गया। ये था आपका रिव्यू, जिसके लिए इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था जो आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा हो, सिंपल से ग्राउंड्स बता रहा है कि इन सूरतों में रिव्यू हो सकता है, इसमें रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट हो अगर तो डिफ़ॉल्ट पे है तो फिर उसको रिस्टोर भी हो सकता है, और सिक्योरिटी आपको ज़्यादा देना ज़रूरी है। ये आपका रिव्यू के अंदर बातें बताई। अब बात आती है रिवीजन की। सर नोटिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी अपील भी है? डेफिनेटली, ठीक है, तो वो तो हो गया। इसीलिए उसने कहा ना 2, 4 और एक्सपायरेशन, इन सूरतों में आपको क्या होगा, आप अपील की जा सकती, अदरवाइज अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। ये उसने साथ में जो चीज़ें बताई हैं। बाकी आपका रिव्यू जो है सिंपली रिव्यू का, इसीलिए मैंने कहा स्कोप बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है। हमने कल जो अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स और फर्स्ट अपील सेकंड अपील को ख़त्म किया, वो जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। अब बात आती है रिवीजन की, ठीक है। तो रिवीजन हम देखते हैं जी, आपका 115 सेक्शन है, निकालें जी 115 हैं पंजाब अमेंडमेंट्स, यहाँ पे शायद दी हो, मैं पढ़ता हूँ, अगर आपके पास अगर यही हो तो फिर देख लीजिएगा। एनी पार्टी है, ये 115 रिवीजन यहाँ से शुरू होता है ना, ये है ना रिवीजन की ही है ना। हाँ जी, द हाई कोर्ट, ये पंजाब अमेंडमेंट कौन सी है, ये 2 में, हाँ बस वो दोनों इंटैक्ट हैं, ठीक है। मेरे ख्याल ये है यहाँ पे, ठीक है जी। रिवीजन के अंदर क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट मे कॉल, यहीं से शुरू हो रही है ना, फॉर द पीरियड ऑफ एनी केस विच For the record of any case which has been decided by any court subordinate to such high court, and in which no appeal lies therein। ये 3 में, ये 1972 है, जो इसका
मुझे तो समझ नहीं आ रही ये कहाँ से शुरू हो रहा है, दिखाएं मुझे, वही बुक दे दें। सर ये इसका 1 है ना? हाँ 1 है। Aggrieved। ये यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से सर जी ये 1 देखिए, 1 से अमेंडेड है। तो फिर आगे तो ये ख़त्म, हाँ ठीक है, यहाँ से है तो ये यहाँ पे ठीक है। चलें ये इसको छोड़ दें। द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द record of any case which has been decided by any court subordinate to the high court and in which no appeal lies thereon and if such subordinate court appears, ये grounds पर बता रहा है कि रिवीजन के क्या grounds होंगे। to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, उसने वो jurisdiction इस्तेमाल की जो उसके पास थी नहीं, ठीक है। और टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, उसके पास थी उसने एक्सरसाइज ही नहीं की, पहले थी ही नहीं एक्सरसाइज कर ली और दूसरी थी उसने एक्सरसाइज की ही नहीं। और टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलर, उसने कहा अगर सारा कुछ किया है तो फिर उसने एक्ट कैसे किया है, इलीगली एंड इरेगुलरिटी की है। ऐसी सूरत में तक हाई कोर्ट, और देखिए ये इरेगुलरिटी पे आपकी अपीलें वो नहीं सुनते, रिव्यू सुन लेते हैं, रिवीजन सुन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इरेगुलरिटी को छोड़ो, बताओ लॉ का कहाँ पे रोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ हमने डिसाइड करना है, ठीक है। इस लेकिन रिवीजन के अंदर उसने मटीरियल इरेगुलरिटी भी बताई और लीगैलिटी भी बताई है। द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट, provided that where a person makes an application under this subsection, he shall in support of such application furnishes copies of pleading, documents and order of the subordinate court, and the high court shall except for reason to be recorded dispose of such application without calling for record of subordinate court। यही बात है कि आपकी अपील के अंदर उसने सिर्फ कही थी जजमेंट या सिर्फ डिक्री लगाओ, अगर जजमेंट भी लगानी तो लगा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ रिवीजन के अंदर सारा रिकॉर्ड आपने खुद लगाना है, वो बाउंड नहीं है कि कुछ मंगवा ले नीचे से, ठीक है। और हाँ क्योंकि उसने कहा सिर्फ वो, अब जी provided further that the subordinate court shall provide copy of the document to the person within 3 days of the decision and high court shall dispose of the application within 6 months। ये 6 महीने में रिवीजन डिसाइड होनी है, जो कि मैं अभी 2008 की बात कर रहा हूँ, तो अभी तक 6 महीने नहीं हुए। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी हाई कोर्ट के मैं कहता होता हूँ ना कि बच्चे देता है ये अंडे, वो वाली बात है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाँ नहीं ठीक है, हाँ जी शेर एम ही नहीं देते शेर, शेर जंगल का बादशाह कुछ भी दे सकता है। हाँ तो यही मैं कह रहे तुम कह रहे हो बच्चे भाई पहले तो कहा कुछ भी दे सकता है, वो तो गालियाँ भी दे सकता है, बादशाह है ना, बादशाह है ना, बस ये बात कर रहा हूँ। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 in respect of any case decided by a court subordinate to such district or in which no appeal lies and the amount of value or subject matter whereof does not exceed the limits of appellate jurisdiction। पहले हाई कोर्ट की बातें कर रहा था ना, तो इससे ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट नहीं सुन सकता, तो अब कह रहा है डिस्ट्रिक्ट भी सुन सकता है, लेकिन लिमिटेशंस को देखना है कि आपकी जो पिक्यूनरी लिमिटेशंस हैं जो एपलेट कोर्ट की, वो 5 करोड़ वाली हैं या नहीं है, यहाँ पे भी वही रूल लागू होना है, ठीक है। हाँ जी, इफ एनी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 जी ऐसे ही है, क्योंकि पीछे हाई कोर्ट बात कर रहा है ना, अब कह रहा है डिस्ट्रिक्ट भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी उस सूरत को देखना है। इफ एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 इज रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस विद इन द कंपिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन मेड आइदर टू हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड टू आइदर ऑफ देम। अगर तो जुरिस्डिक्शन का मामला है तो फिर कोई भी सुन ले, और अगर सुन लिया तो फिर दूसरा वो आपको वहीं पे सुनानी है। फिर
नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड सबसेक्शन 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुन ली तो दोबारा रिवीजन हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। और नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 104 वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स में रिवीजन वो नहीं, अगर ऑर्डर्स में अपील हो गई तो फिर वो रिवीजन नहीं होगी। तो ये आपकी दोनों रेमेडीज़ ख़त्म हो गई, आपके सर आ गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूशन आ गया। बंद कीजिए।